नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी को जो बदनाम करने की प्लानिंग कर रही है वो उसके कितने खतरनाक परिणाम होंगे। किस तरह से उसको जवाब मिलेगा। राहुल गांधी तो बदनाम नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुद संबित पात्रा ने खुलवा दी। सुप्रिया श्रीनेत ने जम के धुलाई कर दी। बची कुची कसर अवैध जी से जब बातचीत की मैंने, तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में किस तरह से संघ लाखों और करोड़ों रुपए देकर कुछ चीजें मैनेज करा रहा है। रोचक बातचीत है, चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। पसंद आए तो 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अभय जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे संबित पात्रा से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अकलमंदी का परिचय देंगे, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें सामने लाएंगे कि उनकी मजाक पल भर में उड़ जाएगी। संबित पात्रा जी बड़ी बड़ी दलीलें लेकर आए कि राहुल गांधी का अकाउंट अमेरिका में और पवन खेड़ा का अकाउंट विदेश में और कुछ पाकिस्तान में और कुछ वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने तथ्यों का हवाला दिया। बस 10 मिनट बीते होंगे, सुप्रिया श्रीनेत आ गई और सुप्रिया श्रीनेत ने दिखाया कि भाई देखो, गुजरात बीजेपी का अकाउंट अमेरिका से हैंडल हो रहा है, ये आयरलैंड से हो रहा है, ये कोई लोकेशन है नहीं है। तो मजे की बात यह है कि वो सुप्रिया संबित पात्रा जी कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चर्चा है। मुझे हंसी आई कि जब मेरा चैनल पहलगांव के हमले के बाद बंद किया गया, 15 पाकिस्तान के चैनल बंद किए और भारत में अकेला 4 PM बंद किया गया। तो गूगल डाटा दिखाता है कि आपको कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो 4 PM इस समय लगभग 145 देशों के आसपास देखा जाता है। तो उसमें यह भी देखा जाता है कि किस देश में कितना देखा जा रहा है। तो नेचुरली मेरे को अमेरिका में, यूके में भी खूब देखा जाता है। लेकिन मजे की बात यह आई कि जिस समय पहलगांव हमले के बाद मेरा चैनल बंद किया गया, तो पूरी दुनिया में 4 PM की चर्चा हुई। भाई पाकिस्तान के चैनल 15 बंद और एक भारत का बंद 4 PM। तो लोगों को लगा कि भाई ऐसा इस चैनल में क्या है जो इसको बंद कर दिया। और उस महीने अभय जी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखा गया मेरा चैनल, कि भैया हमारे संग ये कौन भाई हमारा है। अब लोग कहें कि साहब संजय शर्मा के पाकिस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि जब पहलगांव में हमला हुआ, कल को कोई गूगल का रिकॉर्ड निकाल ले और मैं ही दे दूं उसको रिकॉर्ड, और वो पता चले कि जिस समय पहलगांव में हमला हुआ उस समय में पाकिस्तान में 4 PM बहुत देखा जा रहा था, तो मुझे ट्रोल किया जाएगा, देखिए साहब संजय शर्मा का चैनल पाकिस्तान में देखा जा रहा है। ये कोई नहीं भला आदमी बताएगा कि तुमने बंद किया पाकिस्तानी 15 के संग, इसलिए मुझे पाकिस्तान में बहुत देखा गया कि कौन आदमी ऐसा है तो पाकिस्तान की बात कर रहा है। हालांकि निराशा होगी, क्योंकि मेरे रोम रोम खून खून में भारत के लिए जज्बा है। हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता हूं, हमेशा भारत की बात कहता हूं। तो पाकिस्तानियों को निराशा हुई होगी, लेकिन बात सही है कि इतनी बेवकूफी भरी संबित पात्रा की बातें कि साहब कांग्रेस के राहुल गांधी विदेशों के इशारे पे भारत को बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, ट्रंप के कहने पे युद्ध तुम बंद कर दे रहे हो, ट्रंप की धमकियों का जवाब तुम दे नहीं पा रहे हो। ट्रंप ऐलानिया 62 बार कह चुके युद्ध मैंने रुकवाया, युद्ध मैंने किया नहीं पा। हमारे विश्व गुरु 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे, कह नहीं पा रहे, झूठ बोल रहे हो और विदेश में बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा जी कह रहे हैं, क्या हो गया इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? ये अकल वकल घर पे रख के छोड़ के आ रहे हैं आजकल, क्यों इतना गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। देखिए, आपने जो बातें कही हैं वो 100% सही है, लेकिन 100 बातों के ऊपर एक बात और है जो मैं कह देना चाहता हूं। इसमें जोड़ लीजिए उस बात को कि संबित पात्रा को पहले सारे देश को यह बताना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग करने के लिए एक विदेशी फर्म को क्यों किराए पे लिया है, और उस विदेशी फर्म को उस लॉबिंग की फीस जानते कितनी दी गई है? $3,30,000। अरे बाप तीन रे, लाख इतनी तीस सारी हजार फीस! डॉलर अच्छा, और ये खबर ऐसी खबर नहीं है कि बात छुपी हुई हो। ये खबर हिंदुस्तान के सब अखबारों में छप चुकी है। टीवी पे तो तीन ये लाख खबरें आती नहीं तीस है। हजार तीन डॉलर लाख यानी तीस हजार 90 डॉलर 90 राष्ट्रीय से गुणा कर स्वयंसेवक दो संघ उसको। ने दिए। और मेरे पास मेरे कुछ विदेश में रहने वाले मित्रों ने वो फॉर्म भी भेज दिया है, जिस फॉर्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम छपा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है उस फर्म और उसके बीच में, जिसमें साफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अंग्रेजी में, रोमन में। कई तो स्पेलिंग पढ़ के सुना दें आपको। वो साफ लिखा हुआ है उसके अंदर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो फर्म है जो कि अमेरिका में एक दलाली करने वाली फर्म को, लॉबिंग करने वाली, हिंदुस्तान में तो हम लोगों की भाषा में दलाली कही जाएगी, वो दलाली करने वाली फर्म को किराए पे उसने लिया है। और ये एक ऐसी फर्म है जो एक जमाने में पाकिस्तान के लिए भी काम कर चुकी है। उस फर्म का रिकॉर्ड, वो फर्म तो सभी के लिए काम करती है, वो टिम्बकटू के लिए भी काम करने को राजी हो जाएंगी जो पैसे दे उसको।
ना वो पाकिस्तान के प्रति वफादार है, ना संघ के प्रति वफादार है, ना बीजेपी के प्रति वफादार है, ना कांग्रेस के प्रति वफादार है। वो किसी के लिए भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारत में भी ऐसी फर्में हैं। हम जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर की जो एजेंसी थी, उसने सबसे पहले भाजपा के लिए भी काम किया, उसने आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया, उसने कांग्रेस के लिए भी काम किया, उसने ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए भी काम किया। जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी उसके लिए वो काम करेंगे। इसी तरीके से वो फर्म है, वो भी काम कर रही हैं। जब ये खबर अखबारों में छपी और इसकी चर्चा होने लगी और सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हुई, वो तो हिंदुस्तान में उस वक्त बिहार चुनाव चल रहा था, इसलिए सब लोगों का दिमाग उधर घुसा हुआ था। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बच गया इस चक्कर में। अगर बिहार चुनाव नहीं चल रहा होता तो इसी के ऊपर कम से कम 150-200 प्रोग्राम बन जाते, वीडियो बन जाते और चारों तरफ फैल जाता। क्यों किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस फर्म को हायर? चलिए इस पर चर्चा की जाए। संबित पात्रा को भी बुलाइए आप अपने मेहमान के तौर पर यहाँ पे, और मुझे भी बुलाइए, एक तितरफा चर्चा कराइए। साथ में सुनील अंबेकर को भी बुलाइए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अफसर हैं। कल ही मेल करता हूँ सबको, कल ही मेल करता हूँ, आएगा आपका नाम सुन के आएगा कोई नहीं, लेकिन मेल करिए, कर देता हूँ कि आप बुलाइए जरूर। ना है तो यही खबर हम लोग इसी चर्चा करेंगे, उन्होंने मना क्यों कर दी? हम तो हर बात पर चर्चा करने को तैयार हैं, हम तो चर्चा प्रिय लोग हैं। तो मेरा कहना यह है कि सुनील अंबेकर साहब आएंगे तो मैं उनसे क्या पूछूंगा? मैं उनसे ये पूछूंगा कि जब ये चर्चा हुई सारे देश में, खबरें आ गई, अखबारों में छप गई और सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हुई और विदेशों में तो बहुत चर्चा हुई, खासतौर से जो प्रवासी भारतीय हैं, जो वहां पर अमेरिका के नागरिक हैं और यूरोप में रह रहे हैं और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, उनके बीच में तो खबर आग की तरह फैल गई कि भाई संघ ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को किराए पे लिया है और $3,30,000 उसकी फीस अदा की है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दी वो क्यों प्रतिक्रिया दी? सुनील अंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का संगठन, उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का संगठन है, वो विदेश अमेरिका में काम नहीं करता है और उसने अमेरिका में किसी भी फर्म को किराए पे नहीं लिया है, ये उन्होंने कहा। मैं उनसे कहूंगा कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप 100% झूठ बोल रहे हैं। आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि जब आपको वो फार्म दिखाया जाएगा, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम छपा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये फार्म गलत है, इसकी जांच करा लो। अब किसको इतनी फुर्सत है कि अमेरिकी फॉर्म की हिंदुस्तान में जांच कराता फिर? कौन सी एजेंसी इसे जांच कराई है उसमें? देखिए, आज के जमाने में ये बातें छिपती नहीं है। आज के जमाने में सब चीजें खुल गई हैं। जैसे कि इन्होंने जब आरोप लगाया कि कांग्रेस के राहुल गांधी के और पवन खेड़ा के अकाउंट वहां सुप्रिया श्रीवास्तव ने फौरन बता दिया कि आपके अकाउंट कहां से हैंडल हो रहे हैं। कहीं कुछ भी नहीं छिपता है, सब चीजें दोनों सिरों पर खुली हैं, कुछ भी नहीं छिप सकता है, सब पता लग जाएगा। इसलिए ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। संबित पात्रा को और बीजेपी को, अमित मालवीय को, इन लोगों को इस आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। उनका हाथ जलेगा ही जलेगा। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि संघ का अमेरिका के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, संघ कभी नहीं चाहता कि भाई अमेरिका से रिश्ते खराब हों, अमेरिका कुछ बुराई करे, अमेरिका कुछ कहे। क्या ये बात सही है और इसके पीछे कारण क्या है? इतना इसका एक अमेरिका इतिहास है संजय जी, इसका एक इतिहास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना ज्यादातर जीवन का समय उस दौर में गुजारा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। 1925 में स्थापित हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध अगर मान लिया जाए कि वो 1915 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके 10 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद में 40 के दशक में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और काम कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद में शीत युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वार शुरू हो गया। कोल्ड वार था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, कम्युनिस्ट कंट्री के बीच में और एक पूंजीवादी देश के बीच में। और गुरु गोलवलकर ये कहते थे कि हमारे प्रमुख दुश्मनों में से एक तो मुसलमान हमारे प्रमुख दुश्मन है और कम्युनिस्ट हमारे प्रमुख दुश्मन है। तो कम्युनिस्ट उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख दुश्मन थे और कोल्ड वार में कम्युनिस्टों का मुकाबला कर रहा था अमेरिका। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका के पक्ष में हो गया, अमेरिका के फेवर में हो गया। अच्छा, अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए 2002 में, वो वहां पर वो हो गया आपका मुसलमान विरोधी जनसंहार हो गया। इसमें जिसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका पकड़ में आ गई।
उसके बाद तो अमेरिका ने इनका वीजा कैंसिल कर दिया नरेंद्र मोदी का, तो उस वक्त तो अमेरिका नहीं आ पाए। लेकिन उससे पहले कितने बारी अमेरिका घूमने के लिए गए, भाजपा के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, संघ के प्रचारक के तौर पर कई दफे अमेरिका ये जा चुके थे। अच्छा, अब आप देखिए, जब क्योंकि किसी भी पूंजीवादी देश के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी का प्रेम जो है वो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक दोस्त हैं, उनके नेचुरल एलाई हैं उनके राष्ट्रीय वो वहां के। अच्छा, फिर जब देखा कि चीन अब कम्युनिस्ट देश रहा नहीं, चीन भी पूंजीवादी देश हो गया है और साथ में वो निरंकुश भी है, तानाशाही देश भी है, और यही आरएसएस का स्वप्न है कि हिंदुस्तान में पूंजीवाद हो और हमारी तानाशाही के तहत हो। मुख्य स्वप्न ही राष्ट्रीय संस्कृति का ये है। तो चीन उनके लिए एक आदर्श देश बन गया। और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा यात्राएं कहां की? रिपब्लिक ऑफ चाइना की, चीन गणराज्य की इन्होंने सबसे ज्यादा यात्राएं की, क्योंकि वो उनके लिए मॉडल है। भाई शी जिनपिंग को जब हिंदुस्तान बुलाया गया तो उनको झूला ऐसे ही नहीं झुलाया गया था, ऐसा नहीं था कि केवल वो नाटक कर रहे थे, उनके पर सच्चा स्नेह था इनके मन में। वो सोच रहे थे एक दिन हिंदुस्तान के शी जिनपिंग बनेंगे, एक पार्टी का शासन होगा, भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, नरेंद्र मोदी उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जो भी पद होगा उस वक्त वो उनके पास होगा, और उनका नाम होगा नरेंद्र मोदी, अदृश्य रूप से ब्रैकेट में लिखा होगा शी जिनपिंग ऑफ इंडिया। ये है, ये पूरा खेल ये है। मतलब इस खेल को हम लोग असल में ठीक से समझते नहीं है। जैसा चीन है, मतलब चीन की जैसी सत्ता है, चीन में जिस तरह का पूंजीवादी बाजार है, और उस बाजार के ऊपर आयरन हैंड से, मतलब जो है नहीं, बहुत ही निरंकुश तरीके से शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां पर तियाननमेन स्क्वायर के ऊपर विरोध करने वालों को टैंकों से उड़ा दिया जाता है। जब तियाननमेन स्क्वायर पे छात्रों ने विरोध किया था तो टैंक चला दिए गए थे, सबका संहार कर दिया गया था। उसके बाद से चीन में कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, खत्म हो गया प्रदर्शन बिल्कुल, एक ही बार में सब चीज खत्म हो गई, एक बार में। वो जो है अगर शी जिनपिंग बनने के बाद किसानों ने वो मोर्चा लगाया होता दिल्ली में तो सबको रौंद दिया जाता। वो जो है बनने की कोशिश तो है, वो एसआईआर के लाने के बाद तानाशाही की तरह बढ़ते हुए कदम तो है ही है, लेकिन वो गाना है ना, मेरा सुंदर सपना टूट गया, तो वही वाला गाना है। लेकिन एसआईआर का वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर। थोड़े बुजुर्ग हो गए, 10 साल और छोटे होते तो 15 साल छोटे होते तो और ऊर्जा होती है। 75 साल के हो गए, बात आपकी सही है। जितने कम उम्र में ही आप तानाशाह बन जाए उतने ज्यादा दिनों तक आप सत्ता को भोग सकते हैं, और सत्ता से तानाशाह के ऊपर सत्ता के साथ जो विविध किस्म के दूसरे दृश्य अदृश्य किस्म के भोग हैं वो आप कम उम्र में ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा उम्र हो जाएगी तो उनकी भी एक सीमा है, लेकिन फिर भी दवा दारू के सहारे काम चलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री के चेहरे पे तो ग्लो बहुत है। अभी भी सुनते हैं कि बड़ा सुबह 1-2 घंटे आके मेकअप वेकअप वाला आदमी काम करता है, खाते पीते अच्छा ही। प्रधान मिनिस्टर को क्या कमी है, बढ़िया खाओ। मशरूम की भी बड़ी चर्चा चली थी। एक खास तरह का फेशियल जिसके बारे में मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको तो खैर जरूरत भी नहीं, आपका चेहरा तो वैसे ही बहुत चमकता रहता है भाई जी सारों से। वो जो ऐसी जब चर्चाएं होती हैं तो लोग जिक्र करते हैं कुछ अच्छे खाने पीने का। दिल्ली की जो पॉलिटिकल गलियार है उसमें एक चीज की बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने पत्रकारों को खाने पे बुलाया। चर्चा है कि कुछ पत्रकारों को बड़ा आर्थिक पैकेज भी दिया गया वहां पे, लेकिन खाने पे बुलाया गडकरी जी ने। पिछले दिनों में जब ये उनका बेटों की कंपनी का मामला खुला था तो उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई पैसे देकर मेरे खिलाफ कैंपेनिंग कराई जा रही है, और फिर ये भी लगा कि गडकरी जी ने पैसे देकर फिर अपने पक्ष पे बुलवाने का ट्विटर पे, एक्स पे अभियान चलाया। वो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करके डालवा भी दिया कि वो लोग कह रहे हैं गडकरी के पक्ष में चला दो। गडकरी का खाना बड़ा लजीज था, सुना है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के खाने थे। पत्रकारों ने बड़े चटकारे ले लेके खाने खाए, और फिर गडकरी जी ने कहा कि भाई तुम थोड़ा बहुत मेरा भी ध्यान कर लो। मन में आया हुआ उनके कि मैं भावी प्रधानमंत्री हूँ, ख्याल कर लो। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर जेपी नड्डा ने भी डिनर के बदले डिनर दिया।
अमित शाह ने बल्कि बल्कि वो था तो एनडीए का, लेकिन डिनर पॉलिटिक्स बड़ी चर्चा में है आजकल। खाना खिलाने के पीछे, मीटिंग्स के पीछे कुछ कहानी चल रही है। गडकरी को लग रहा है कि अब उनके पत्ते पिट गए, या गडकरी को लग रहा है वक्त आ गया है कि अब थोड़े से हिसाब बराबर किए जाएं, वरना तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कहानी क्या करेंगे गडकरी जी? देखिए, कुछ इस तरह की क्षण आए हैं 2014 में। नरेंद्र मोदी 2013 में नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, अधिकृत उम्मीदवार। उस वक्त बहुत कोशिश हुई कि इनको उम्मीदवार न बनने दिया जाए। गडकरी जी के नेतृत्व में कोशिश हुई, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कोशिश हुई, लेकिन जो भी उस वक्त की परिस्थितियां थी, उस वक्त की परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की कोशिश कामयाब रही, ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। और हम लोग कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, इतिहास में ये बात दर्ज है कि किस तरह नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के अधिकृत उम्मीदवार हो गए। जब एक बार उम्मीदवार हो गए तो फिर गडकरी जी ने और दूसरे लोगों ने, जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते थे, उन्होंने ये सोचा चलो बन ही गए उम्मीदवार तो चुनाव लड़ा जाए जम के, क्योंकि अगर हम जीत गए तो ज्यादा से ज्यादा गठजोड़ सरकार बनेगी। गडकरी जी उस वक्त, पत्रकार लोग उनसे मिलने आते थे, निजी तौर पे कहते भी ये थी कि भाई अगर हार गए तो कोई क्या क्या जाने, लेकिन अगर जीत गए तो गठजोड़ सरकार बनेगी, और गठजोड़ सरकार बनेगी तब देखेंगे शक्तियों का संतुलन क्या है, तब तय करेंगे हर चीज को, किसके पक्ष में कितने एमपी हैं वगैरह वगैरह, तब तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। इनका मानना यह था कि तब निपट लेंगे जब गठजोड़ सरकार बनेगी, तब फिर अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो हम इनको अपने काबू में रखेंगे, क्योंकि हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा गठजोड़ सरकार। लेकिन कुछ घटनाक्रम इस तरीके से चला कि नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। वो दरअसल मोदी विरोधी कैंप जो था भाजपा में, उसकी पराजय की शुरुआत थी। जब इनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तो जितने लोग इनके खिलाफ थे वो सब मंत्री बनने के लिए लाइन में लग गए। सुषमा स्वराज, जिन्होंने मुखर स्वर में चिल्ला चिल्ला कर इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी की विरोध किया था, अपने दस्तखत किए थे, ये क्या दस्तखत किए थे, लिख लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं साइन करती हूं उसके ऊपर, ये सब कहा था। गडकरी जी विरोध में थे और भी बहुत से लोग विरोध में थे। इस क्षेत्रीय स्तर पर कई क्षेत्रीय स्तर के नेता, दिल्ली के एक नेता, इनको मैं भी निजी तौर पर जानता हूं, वो विरोध में थे। कि आपके शिवराज सिंह चौहान वगैरह, जो पूरा अडवाणी के वफादार कैंप था, वो सब विरोध में था इनके, नरेंद्र मोदी के। वो सब लोग अडवाणी को चाहते थे, या अडवाणी के नियुक्त किए गए किसी नामजद किए किसी व्यक्ति को चाहते थे, जो कि नरेंद्र मोदी उस वक्त नहीं थे। तो वो फिर इन लोगों को लगा कि सरकार स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, और उन्होंने ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिमंडल बनाने से पहले जो चाय पे लोगों को, एक चाय पार्टी होती है ना मंत्रिमंडल बनाने से पहले, उसमें उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, इनको मंत्री बनाया जाता है। तो उस चाय पार्टी को रोके रखा है। स्मृति ईरानी बाहर थी कहीं, जब तक वो आ नहीं गई वो चाय पार्टी शुरू नहीं हुई। तो वो लोग समझ गए कि ये आदमी अपने मन की करेगा। जब उन्होंने बिल्कुल एक आउटसाइडर महिला जो थी, जो कतई मंत्री बनने के लिए लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए था, जब उसको कैबिनेट रैंक का मंत्री बना दिया और मानव संसाधन मंत्री बना दिया, तो इन लोगों को लगा कि अब ये खेल जो है, जिस तरह हम खेलना चाहते थे, वो बिगड़ गया है पूरा का पूरा। और फिर उसके बाद में ये लोग जब मंत्री बन गए तो ठीक है, अपना अपना काम किया इन्होंने, और मोदी ने जिनके साथ चाहा वैसा सलूक किया। लेकिन धीरे धीरे करके बीच में और भी कई ऐसे क्षण आए जब इनको लगा कि हम हावी हो सकते हैं। खासतौर से तब जब 2015 में दिल्ली में और बिहार में भाजपा हार गई, तब इन लोगों को लगा हम हावी हो सकते हैं। फिर नहीं हावी हो पाए। फिर जब मोदी ने नोटबंदी की, तब इनको लगा शायद अब हम हावी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हावी नहीं हो पाए। लोग आमतौर पर, पत्रकार लोग कहते हैं कि भाई विपक्ष की दाल नहीं गल पाई। असली बात यह है कि भाजपा के अंदर जो विपक्ष था उसकी दाल नहीं गली। असली बात यह है। तो वो जो दाल नहीं गली इन लोगों की, धीरे धीरे करके ये लोग इस योग्य अब नहीं रह गए हैं कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बगावत कर पाए। यहां तक कि 2024 में नरेंद्र मोदी ने बहुमत खो दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके ऊपर छींटाकशी शुरू की, उनकी भद्रा उतारनी शुरू की, रोज कोई ना कोई व्यंग्यबाण छोड़ना शुरू किए उनके ऊपर। तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल सकें, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक तो बुला लें और एक बार नेता तो चुन जाइए आप। ये लोग खड़े हो ये नहीं कह पाए, या इनको संघ ने कह दिया कि ये सब मत कहो, इससे गड़बड़ हो सकती है।
अंदरूनी विवाद और झगड़ा शुरू हो सकता है। जो भी ठीक हो, बात है। ये मुझे नहीं पता संघ ने इनके ऊपर दबाव डाला या खुद इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वरना भाई गडकरी इतना तो कह ही सकते, हमें याद है गडकरी ने नोटबंदी का कैबिनेट में विरोध किया था। जब नोटबंदी की घोषणा की थी गडकरी ने विरोध किया था, उनको चुप करा दिया गया क्योंकि और कोई उनका किसी ने उनका समर्थन नहीं किया वहां पर। हिम्मत भी नहीं थी। 2004 के बहुमत खोने के बाद भी नरेंद्र मोदी के सामने ये जरा सी बात नहीं कह पाए कि भैया संसदीय दल की बैठक तो बुला लो, पहले उसमें नेता चुन जाओ, फिर एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाना। इतनी हिम्मत ही नहीं दिखी थी कि जो कह पाता कोई आदमी। इससे पता लगता है, अब देखिए खुद राजनाथ सिंह जी ने एनडीए की बैठक में खड़े होकर कहा कि भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी, कैसे तो कोई बैठक हुई नहीं। तो ये चीज बताती है कि जो भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी का गुट था, सुषमा स्वराज का देहांत हो चुका है, जो उनका अपना गुट था वो अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और संघ भी समझ गया है कि ये सब चले हुए कारतूस हैं, इसलिए संघ ने एक नए कारतूस में बारूद भर के तैयार की है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो वो बीच बीच में जोर मारता है, लेकिन मोदी जी ने उसके खिलाफ वहां जंगूड़े खड़े कर दिए हैं अपने। हाँ, तरह तरह के गढ़ खड़े हैं विरोध करने के लिए। ठीक बात है। सब इतिहास है और इनकी रोशनी देखिए, मोदी जी को भाजपा के अंदर किसी बगावत से ये नहीं हटेंगे। या तो इन्हें संघ किसी दिन हटाएगा, जब संघ तय कर लेगा कि अब नहीं इनका भाई अब कुछ फायदा नहीं है इनका, इनको हटाना ही पड़ेगा, इनका रहना नुकसानदेह है। अभी तक संघ को नहीं लग रहा है कि इनका रहना नुकसानदेह है। जब संघ को लगेगा कि इनके रहने से पार्टी माइनस में जा रही है, तब हटाएंगे, है ना, या फिर जनता हटा देगी कभी। एक आखिरी सवाल कि एसआईआर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, कांग्रेस के लोग सड़कों पर आ गए, बड़ा भयंकर प्रदर्शन हुआ। ज्ञानेश कुमार को डर लगने लगा है कि जनता इसी तरह अगर सड़कों पर आती रही तो भविष्य बड़ा खराब हो जाएगा। क्या लग रहा है कि एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा तूल बनेगा क्या देश में? भाई देखिए, एसआईआर का मुद्दा तूल तो पकड़ना चाहिए उसको, और तूल पकड़ेगा, पकड़ रहा है तूल, लेकिन उसका रूप क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, ये भी तय नहीं है। उसका फॉर्म कोई, सारे देश में पदयात्राएं होंगी, सारे देश में बड़े बड़े जुलूस होंगे, क्या होगा, चुनाव आयोग के सामने धरने दिए जाएंगे, जगह जगह राज्यों में चुनाव आयोग के जो दफ्तर हैं वहां पर बीएलए के, ऐसे कलकत्ता में प्रदर्शन हुआ चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने, ये सब होगा, क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे तो किसी किस्म की राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आज अखबारों में जो खबर छपी है कि कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण की दलीलों के मुकाबले अदालत क्या कह रही थी, भाई इन लोगों ने दलील दी कि जो एसआईआर है वो तो कानून में है ही नहीं एसआईआर, चूंकि एसआईआर कभी हुई नहीं है इसलिए ये एसआईआर उचित नहीं है। तो अदालत ने कहा कि अगर एसआईआर कभी नहीं हुई है केवल इसलिए उसको अनुचित नहीं माना जा सकता। तो वो तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, अब आपको वो अदालत में चल रहा है, मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन अब जनता की अदालत में जीतना है, और जनता की उस अदालत में जीतना है जो वोट वाली जनता नहीं है, वो नागरिकों वाली जनता। वो ऐसी चीज है क्योंकि उसी से भाग तय होता है सभी लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।